मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था लॉरेंज रूपांतरण समीकरण। लॉरेंज रूपांतरण समीकरण कब काम में आता है? जब एक निर्देश तंत्र होता है, उसमें कोई वस्तु प्रकाश के वेग से गति करने लगती है। तो प्रकाश के वेग से गति करने लगती है तो फिर क्या होता है? गैलीलियन रूपांतरण वहाँ वैध नहीं होता है। ये हमने लास्ट क्लासों में पढ़ लिया था और उसके लिए कुछ काम में दिया था अपने एक्स डैश बराबर, जैसे हमने 4 समीकरण उसके लिखे थे, एक्स डैश बराबर अल्फा एक्स माइनस वी टी, वाई डैश बराबर वाई, जेड डैश बराबर जेड, दोनों सेम है तो एक लाइन में लिख दी मैंने, और टी डैश बराबर अल्फा इंटू टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। ऐसा करके मान अपन ने ज्ञात किए थे। यही मान थे क्या? देख लेना, ये थे मान। अब इसका मैं गैलीलियन रूपांतरण से संबंध व्यक्त करता हूं आपको। मान लीजिए कि V और C दो चीज, मान लीजिएगा 2 चीजें हैं ना आपके पास में, V और C। V क्या है? तो 2 निर्देश तंत्र थे, एक ये था और एक वाला ये निर्देश तंत्र था। Y और Z में तो समकक्ष है या समांतर है। तो ये किस वेग से गति कर रहा था? V वेग से गति कर रहा था। ये S था, ये क्या था? अपना S डैश निर्देश तंत्र था। ऐसा हमने पढ़ा था, ठीक है। प्रकाश का वेग क्या है? C, जो कितना होता है 3 × 10⁸। एक V क्या है? 1 मीटर प्रति सेकंड है, 10 मीटर प्रति सेकंड है। इस प्रकार से ही मान है। यानी मैं कह सकता हूँ V इज वेरी वेरी लेस देन C। बहुत कम है C से। कहाँ 10⁸, कहाँ 10⁸ 1, ठीक है। तो यहाँ पर V इज वेरी वेरी लेस देन अगर C हो, इस कंडीशन में अब अल्फा का मान क्या था? अल्फा बराबर क्या था? अल्फा बराबर 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब ये कहें कि V इज वेरी वेरी लेस देन C, इसका मतलब ये मान बहुत कम है। बहुत कम है तो बहुत कम कितना होता है? 0 होता है। अब 0 अगर इसको व्यक्त कर दें तो 1/1 क्या हो गया? 1। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? 1। अल्फा की वैल्यू 1 आते ही देखो एक्स डैश बराबर एक्स माइनस वी टी, यही मान था क्या गैलीलियन में? सेम मान आ रहा है। वाई डैश और जेड डैश में तो कोई फर्क नहीं। टी डैश बराबर अल्फा तो 1 हो गया, वी अपॉन सी स्क्वायर, या वी अपॉन सी को ही 0 कर रहे हैं तो ये पद तो 0 हो गया। तो मान क्या रह गया? टी डैश बराबर टी, ठीक है। तो समझ गए आप? यानी क्या कह सकते हैं हम कि अगर V का मान C से बहुत कम हो, नेग्लिजिबल हो, उस कंडीशन में जो लॉरेंज रूपांतरण है वो किसकी तरह बिहेव करने लगता है? गैलीलियन रूपांतरण समीकरण के अनुसार बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये कुछ थोड़ा सा मैंने सोचा कि बता दिया जाए आपको, अच्छा रहेगा। विशेष कंडीशन होती है कुछ, तो उनके लिए ये रहता है, ठीक है। बाकी इसमें ऐसे ही काम मिलेंगे। अब आज जैसे हेडिंग आपके लॉरेंज रूपांतरण समीकरण के अनुप्रयोग, तो कितने अनुप्रयोग हम पढ़ने वाले हैं? 2 अनुप्रयोग अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक तो है कालवर्धी और एक है लंबाई में संकुचन, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक है, क्योंकि कालवर्धी और लंबाई में संकुचन ये बहुत बार पूछे हुए क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन पूछे हुए। लंबाई में संकुचन 2-3 नाम है इसके, और एग्जाम में कैसे भी ये पूछा जा सकता है। 3 नंबर में भी आ सकता है, दोनों अनुप्रयोग साथ में पूछ लिए तो, नहीं तो 1.5 नंबर में तो पक्का है। लंबाई में संकुचन, या इसका एक नाम और है लॉरेंज फिट्जैराल्ड संकुचन। लॉरेंज फिट्जैराल्ड संकुचन, ठीक है। लंबाई में संकुचन भी कहते हैं, लॉरेंज फिट्जैराल्ड संकुचन भी कहते हैं। एक नाम और है, और वो इसका ठीक थोड़ा सा अलग सा लगेगा आपको, समकालिकता की आपेक्षिकता। समकालिकता की आपेक्षिकता। आप कहोगे सर 3-3 नाम की क्या जरूरी है? एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आ गया, एग्जाम में ये कह दिया कि समकालिकता की आपेक्षिकता से आप क्या समझते हैं, और आप याद करके गए थे लंबाई में संकुचन, तो आपके लिए तो नया क्वेश्चन बन गया। और आप आते ही कहेंगे कि हमें तो ये पढ़ाया ही नहीं गया था।
लेकिन वास्तव में पढ़ाया गया था, उसका नाम है वो बदल गया। ठीक है, इसलिए ये तीनों नामों से पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो मैंने तीनों नाम आपको यहाँ पर लिखवाए हैं। कालवर्दी भी कहते हैं, कालवर्दी तो आगे वाला है। लंबाई में संकुचन, लॉरेंज फिट्जजेराल्ड संकुचन या समकालिकता की आपेक्षिकता होता क्या है, कैसे इसको डिफाइन किया जाता है, ये अपन पढ़ते हैं अब। तो स्टार्ट करते हैं। कितने निर्देश तंत्र? निर्देश तंत्र 2। ठीक है, एक एस निर्देश तंत्र और एक निर्देश तंत्र है वो कौन सा है आपका, एस डैश। ये एस डैश। एस के सापेक्ष स्थिति निर्देशांक क्या है, एक्स वाई जेड, और एस डैश के सापेक्ष एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश। ठीक है, अब इसमें हम एल लंबाई की एक छड़ लेते हैं। ये ले लिया लंबाई की छड़। लंबाई कितनी है इसकी, एल। इसमें भी एल है तो इसमें भी कितनी रहेगी, लंबाई में तो कोई डिफरेंस पड़ने वाला ही नहीं है ना। एल लंबाई की छड़ है वो मैंने काम में ले ली। अब एक और डिफरेंस करते हैं। एस डैश निर्देश तंत्र है, ये किस वेग से गति करता है, एस डैश निर्देश तंत्र है, ये v वेग से गति करता है। और जो हमने छड़ काम में ली है वो भी किस वेग से गति करती है, ये भी गति करती है आपकी v वेग से। आगे ध्यान में। अब देखो, कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, उसको इसकी लंबाई क्या होगी, समान प्रतीत होगी। वही बस में कोई व्यक्ति बैठा है और उसके ऊपर रोड रखी है, या कोई आप कह दो कि कोई बॉक्स रखा हुआ है जो 1 मीटर लंबाई का है, तो इसके अंदर जो आपका बॉक्स रखा हुआ है एस डैश निर्देश तंत्र, या मैं चलती बस में कहूँ तो बस में जो बैठा हुआ है उसके लिए तो लंबाई हमेशा समान ही रहेगी, क्योंकि उस व्यक्ति का वेग भी समान है और उस छड़ को जो या बक्सा जो चल रहा है उसका वेग भी समान है। ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति बाहर खड़ा है, उस व्यक्ति को पहले तो वो बक्सा क्या करेगा, बड़ा सा दिखेगा, हाँ इतना बड़ा बक्सा है। फिर जैसे जैसे बस आगे चलती जाती है उसको लगेगा अरे बक्सा छोटा कैसे होता जा रहा है, छोटा हो गया ना बक्सा। तो बस चलते ही बक्सा क्या हो गया, छोटा हो गया। जैसे दूरी बढ़ती जाएगी उसका बक्सा भी क्या होगा, और छोटा दिखेगा उसको। ये तो प्रैक्टिकल उदाहरण था। अब इसमें आते हैं अपन समकालिकता की अपेक्षिकता में। लॉरेंज ने क्या कहा था, उन्होंने कहा कि देखो भाई, इस निर्देश तंत्र में ये जो वस्तु है ना, ये ज़्यादा दूर चली जाएगी तो ये लंबाई थोड़ी इसकी कम दिखेगी, इसलिए इसका नाम उन्होंने क्या दे दिया, सरल लंबाई में संकुचन। लेकिन एस डैश निर्देश तंत्र में इस जो छड़ है जो हमने एल लंबाई की ली थी, उसकी लंबाई हमेशा नियत रहेगी। ठीक है, हमेशा नियत रहेगी, क्योंकि दोनों का वेग क्या है, निर्देश तंत्र का वेग भी समान है और आपकी छड़ का वेग भी समान है। तो हमेशा इसकी जो लंबाई रहेगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसलिए ये क्या कहलाता है आपका, उपयुक्त निर्देश तंत्र। आगे ध्यान में। ठीक है, अब अपने को ये प्रूव करना है कि देखो इसकी लंबाई में कमी होती है वास्तव में। ठीक है, तो उपयुक्त लंबाई जो है वो हम कितनी काम में ले लेते हैं, मान लीजिए एल नोट। ठीक है, हम कहते हैं कि उपयुक्त निर्देश तंत्र तो कौन सा है, एस डैश, और छड़ की जो लंबाई है, उपयुक्त लंबाई है, उसका मान क्या है, एल नोट है। ठीक है ना। अब इसके अंदर दो स्थितियों के सापेक्ष अपने को मान ज्ञात करना है। तो मैं मानता हूं कि एक की स्थिति x1 है और दूसरे की स्थिति क्या है, x2। ठीक, तो दो निर्देश तंत्र है और दोनों के लिए मान जो अपने पास मिलेगा, चलो तो L नोट उपयुक्त लंबाई क्या रहेगी, L नोट, और L नोट क्या रहेगी, x2 डैश माइनस का x1 डैश। ये मान रहेगा भाई, क्योंकि इसमें जो है x डैश है तो इसके सापेक्ष x2 डैश और इसके सापेक्ष x1 डैश। ठीक है, और मान x2 डैश स्थिति के रूपांतरण समीकरण, x2 डैश देखो x डैश बराबर x डैश बराबर क्या मान काम में लिया था, अल्फा x माइनस वी टी। ये तो काम में लिया था ना। ठीक है,
तो यहाँ पर अगर x1 है तो ये आ जाएगा x1 और x2 है तो इसके लिए क्या आ जाएगा अल्फा x2 माइनस वीटी। यही आना है। टी में तो डिफरेंस होना नहीं क्योंकि एक ही समय पर समकालिकता, यहाँ पर देखो आपको मिलेगा समकालिकता यानी समय क्या है समान, एक ही समय पर हम इसका एक सिरा ये नाप रहे हैं और दूसरा सिरा ये नाप रहे हैं, तो दोनों के मध्य ये मान कितना हो जाएगा x1 डेस और x2 डेस, अल्फा x1 माइनस वी टी और अल्फा x2 माइनस वी टी। अब ये मान कहाँ पुट कर देंगे आप, यहाँ पर पुट कर देंगे, पुट कर दीजिए तो अल्फा x2 माइनस वी टी माइनस अल्फा x1 माइनस वी टी। ठीक है, अब देखो अल्फा क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है, कुछ आ रहा है क्या, माइनस वी टी या माइनस माइनस प्लस वी टी कैंसिल हो गया, तो x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 क्या है उपयुक्त, ये किसकी लंबाई है, एस निर्देश तंत्र में छड़ की लंबाई, तो अल्फा इंटू एल, एल से डिनोट कर सकते हैं इसको, तो एल नोट, ठीक है, एल बराबर एल नोट बाई अल्फा। ठीक, अल्फा का मान पता है ना आपको, अल्फा बराबर क्या होता है 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब ये यहाँ मान रखेंगे तो ये मान क्या आ गया एल नोट √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, हमें पता है ये तो हमेशा फिक्स है, उपयुक्त लंबाई है, और कोई भी कण होता है या कोई भी वस्तु होती है उसका वेग अधिकतम बहुत ज़्यादा हो तो प्रकाश के वेग के बराबर हो सकता है, वैसे होता नहीं है, प्रैक्टिकली होता नहीं है, तो हम क्या कहेंगे v का मान हमेशा c से कम होगा, हमेशा c से कम होगा तो ये कुछ ना कुछ मान तो कम होगा ही, यानी काल्पनिक मान तो इसका आएगा नहीं। ठीक, और 1 में से कुछ घटाओगे तो और फिर उसका रूट करोगे तो मान हमेशा क्या होगा एल नोट से क्या होगा कमी प्राप्त होगा आपको। ठीक है, तो इसको हम क्या कहें, क्या प्रूव कर दिया हमने कि देखो जो एस निर्देश तंत्र में जो छड़ की लंबाई है वो इस वाली लंबाई से हमेशा कम प्राप्त होगी, यानी लंबाई में क्या प्राप्त हुआ अपने को संकुचन, और ये क्या कहलाता है लंबाई में संकुचन। आगे ध्यान में, तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा, लंबाई में संकुचन या लॉरेंज फिट्जजेराल्ड संकुचन क्या होता है, फिर से मैं समझा देता हूँ। माना दो निर्देश तंत्र एस डैश है जो जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, एस निर्देश तंत्र स्थिर अवस्था में है जबकि एस डैश निर्देश तंत्र एस के सापेक्ष नियत वेग v से धनात्मक अक्ष की ओर गति करता है। हम एक एल लंबाई की छड़ काम में लेते हैं जो कि एस व एस डैश निर्देश तंत्र में स्थिर है। ये छड़ नियत वेग v से धनात्मक अक्ष की ओर गति करती है। ठीक है, तो छड़ और एस डैश निर्देश तंत्र दोनों का वेग समान है, इसलिए एस डैश निर्देश तंत्र में स्थित किसी प्रेक्षक को, प्रेक्षक कहाँ स्थित होगा ओ डैश पर स्थित किसी प्रेक्षक को हमेशा छड़ की लंबाई समान प्रतीत होती है, इसलिए एस डैश निर्देश तंत्र उपयुक्त निर्देश तंत्र कहलाता है और इसके अंदर जो छड़ की लंबाई होती है वो उपयुक्त लंबाई कहलाती है। ठीक है, जबकि एस निर्देश तंत्र में छड़ द्विग वेग से गति करती है, इसलिए इसकी लंबाई में कुछ संकुचन प्राप्त होता है जिसे हम लॉरेंज फिट्जजेराल्ड संकुचन कहते हैं। ये तो हो गई इसकी थ्योरी, डायग्राम बनाई दिया। अब चूंकि हम जानते हैं लॉरेंज रूपांतरण समीकरण से किसी कण का स्थिति रूपांतरण x बराबर अल्फा x माइनस वी टी होता है, अतः छड़ की दो बिंदुओं पर या छड़ के दोनों सिरों पर स्थित बिंदुओं की लंबाई ज्ञात कर ली। ठीक है, फिर मान रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, हो गया। और ये लास्ट में क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव इस प्रकार सिद्ध होता है
कि जो एस निर्देश तंत्र है इसमें छड़ की लंबाई हमेशा उपयुक्त लंबाई से कम प्राप्त होती है। ठीक है, ये क्या था आपका लॉरेंज फिट्जजेराल्ड संकुचन। अब दूसरा कौन सा बचा? ये तो हो गया लंबाई में संकुचन का। दूसरा अपने पास में जो निर्देश ये है उसको हम कहते हैं कालवर्धी। जैसे ये निर्देश तंत्र था, इसके अंदर हम क्या मान रहे थे, एक जो वस्तु थी या एक छड़ थी उसको गति करवाई। इस बार छड़ नहीं काम में लेंगे, इस बार इसके अंदर दूसरा ही काम में लेंगे, घड़ी रख देंगे छड़ की जगह। क्या करेंगे, घड़ी रखेंगे। चलो रख देते हैं घड़ी, ये घड़ी लो। देखो छोटी सुई घड़ी सिद्ध कर रहा हूँ, छोटी सुई घंटे की, बड़ी सुई मिनट की और उससे बड़ी सेकंड की। ठीक है, और ऐसी एक घड़ी कहाँ बना दी मैंने, किसके अंदर बना दी, एस निर्देश तंत्र में, कालवर्धी। इसका दूसरा नाम भी है समसंस्थिति की आपेक्षिकता। ठीक है ना, कालवर्धी या समसंस्थिति की आपेक्षिकता ठीक वही है जैसा हमने उसमें लंबाई में संकुचन था। कालवर्धी यहाँ पर विपरीत है, वहाँ लंबाई में कमी प्रतीत हो रही थी, यहाँ टाइम डायलेशन है, समय के अंदर अधिकता प्राप्त होती है। जैसे इसके अंदर 1 मिनट प्राप्त होती है तो इसमें 1 मिनट और 2 सेकंड इस प्रकार से प्राप्त मान होता है, टाइम डायलेशन इसको हम कहते हैं। ठीक है ना, और इसमें स्थिति, इसमें समय काम में लेंगे टी, क्योंकि समसंस्थिति स्थिति एक ही है, क्योंकि यहाँ पर भी एक्स है और यहाँ पर भी, भाई घड़ी तो एक ही जगह है ना। ठीक है, तो इसमें हम क्या कहते हैं, इसमें अगर मैं थ्योरी इसको शो करूँ तो थ्योरी क्या हो जाएगी, तो थ्योरी में तो आप कह सकते हैं कि हम एक घड़ी लेते हैं, माना 2 निर्देश तंत्र एस व एस डेस है, एस समय के एस स्थिर है जबकि एस डेस है वो समय के साथ एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष नियत वेग v से एक्स अक्ष की ओर गति करता है। ठीक है, और इसमें हम एक घड़ी लेते हैं, घड़ी है वो घड़ी है वो भी क्या करती है, नियत वेग v से धनात्मक अक्ष की ओर गति करती है। इसके कारण उस घड़ी के टाइम में कितना परिवर्तन है वो अपने को शो करना है। ठीक है, तो लॉरेंज रूपांतरण समीकरण से टी डैश, टी का मान क्या होता है भाई, जैसे उसमें स्थिति काम में लेती, इसमें टी काम में लेंगे तो टी डैश बराबर क्या लेते हैं, अल्फा टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर, ये काम में लेते हैं ना। अल्फा टी डैश बराबर अल्फा टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, अब अगर इसका मैं व्युत्क्रम करना चाहूँ, व्युत्क्रम रूपांतरण पढ़ाए थे मैंने कल लॉरेंज रूपांतरण के साथ में, कि अगर एस डैश से देखिए तो ये क्या करता है, एस निर्देश तंत्र ये माइनस वी वेग से माइनस एक्स अक्ष की ओर गति करता हुआ प्रतीत होता है। तो उस स्थिति में इधर v को किससे परिवर्तित कर देते हैं, माइनस वी से, टी व टी डैश से, और x को x डैश से परिवर्तित कर देते हैं। यानी मान क्या मिल गया भाई अपने को, ये वाला मान है वो मिल गया। ठीक है, तो t बराबर अल्फा टी डैश प्लस वी एक्स डैश बाई सी स्क्वायर, ये अपने ध्यान में आ गया ना। अब निर्देश तंत्र में अपने को घड़ी की स्थिति तो देखनी है, तो किस में घड़ी की टिक टिक की 2 घटनाएं किस अवस्था पर देखते हैं,
T1 डेज और T2 डेज समय पर अपन प्रेक्षित इसको करते हैं। ठीक, तो लॉरेंज रूपांतरण समीकरण से ये मान है, तो T1 डेज क्या हो गया और T1 और T2 क्या हो जाएंगे, देखो T1 और T2 ये T का मान आ गया, ठीक है ना, यानी एस निर्देश तंत्र के लिए आ गया। आप देखो ये घड़ी ऐसे भी शो कर सकते हैं, या इसको सिंबल बनाकर ऐसे समय के साथ में ऐसे भी शो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही बात, ठीक है ना, क्योंकि घड़ी भी यहाँ पर भी ये घड़ी है उस प्रकार से शो करे, चाहिए ऐसे शो करे, कोई दिक्कत नहीं होगी। T बराबर अल्फा टी डेज प्लस वी एक्स डेज सी स्क्वायर। तो मैं इस एस निर्देश तंत्र में इसको मापता हूँ, एस निर्देश तंत्र में मापता हूँ, तो एक बार तो T1 समय पर माप लेता हूँ और एक बार कुछ समय बाद में T2 समय पर इसको माप लेता हूँ। तो T1 बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा T1 डैश प्लस वी एक्स डैश बाई सी स्क्वायर। चलो T2 का क्या हो जाएगा, अल्फा T2 डैश प्लस वी एक्स डैश बाई सी स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या करना है अपने को, प्रेक्षित समयांतराल अपने को चाहिए, एस में प्रेक्षित समयांतराल T बराबर क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1, याद कर लो T2 माइनस T1। तो T2 का मान आपके पास है और T1 का मान भी आपके पास है। देखो समसंस्थिति, घड़ी की स्थिति समान है, एक जगह ही है, ठीक है, तो यह एक्स डेज दोनों में क्या हो जाएगा, समसंस्थिति, इसीलिए मैंने एक्स डेज काम में लिया है, क्योंकि इस निर्देश तंत्र में ही ये घड़ी की स्थिति क्या होगी, स्थिर होगी, इसमें तो परिवर्तनशील होगी, तो एक्स डेज क्या होगा, स्थिर होगा। ठीक है, तो ये वाला मान क्या हो जाएगा, इसको आप मान पुटअप करोगे जब, तो ये पॉजिटिव और माइनस ये, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो मान क्या मिल गया, अल्फा T2 डैश माइनस का T1 डैश। ठीक है, अब T2 डैश माइनस T1 डैश, देखो अब T2 डैश माइनस T1 डैश मान क्या है, T2 डैश और T1 डैश का, इसको हम क्या कहते हैं, उपयुक्त समयांतराल, और उपयुक्त समयांतराल क्या है, टो नोट। इसको T2 डैश माइनस T1 डैश है, इसको मैं क्या कहता हूँ, उपयुक्त समयांतराल, और ये मान कितना है, टो नोट है। मान लिया जैसे उसमें एल नोट माना था, ऐसे इसमें दो टिक टिक के मध्य का जो समय अंतर है वो क्या हो गया, समयांतराल टो नोट है। अब अल्फा की वैल्यू क्या है, 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर T बराबर टो नोट बाई ये वाला, देखो V का मान हमेशा क्या होगा, C से कम प्राप्त होगा, यानी हर में क्या है, 1 से कम ही प्राप्त होगा, और 1 से कम हर में है तो अंश क्या होगा, हमेशा बड़ा प्राप्त होगा, यानी T का जो मान है टो नोट से हमेशा अधिक प्राप्त होता है। ठीक है ना, जैसे उसमें अपन ने एल नोट के लिए वहाँ रिलेशन ज्ञात किया था, एल नोट मल्टीप्लीकेशन में ये था, और यहाँ पर क्या है, हर के अंदर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि जो समयांतराल है या घड़ी की टिक टिक के मध्य जो समयांतराल है वो क्या होता है, तो हमेशा उपयुक्त समयांतराल से अधिक प्राप्त होता है। समय में जो ये वृद्धि है ये क्या कहलाती है, काल वृद्धि या समसंस्थिति की आपेक्षिकता। ठीक है, तो ये दो टॉपिक थे, बहुत अच्छे से मैंने आपको बताए हैं, इन दोनों को आपको तैयार करना है। अब इसके बाद में आता है कालवर्धी का सत्यापन। तो कालवर्धी का सत्यापन ये आई होप समझ लिया होगा आपने। ठीक है, और मैंने थ्योरी मैंने बोलकर भी इसकी बता दी है, बाकी फिर से मैं बताऊं तो माना दो निर्देश तंत्र है, दो जड़त्वीय निर्देश तंत्र एस व एस डैश है, जिनमें से एक निर्देश तंत्र एस समय के सापेक्ष स्थिर है, जबकि एस डैश निर्देश तंत्र प्रथम के सापेक्ष धनात्मक अक्षक्ष की ओर विवेग से गतिशील है। हम एक घड़ी लेते हैं जो कि नियत वेग v से धनात्मक अक्षक्ष की ओर गति करती है। चूंकि घड़ी का वेग और निर्देश तंत्र का वेग समान है, इसलिए एस डैश निर्देश तंत्र उपयुक्त निर्देश तंत्र कहलाता है, और इस घड़ी में जो दो घटनाओं के मध्य समय है वो क्या कहलाता है, उपयुक्त समयांतराल टो नोट कहलाता है। ठीक है, इतना आपने थ्योरी में लिख दिया। चूंकि लॉरेंज रूपांतरण समीकरण से हम कह सकते हैं टी डैश बराबर अल्फा टी माइनस वी एक्स डैश बाई सी स्क्वायर, या व्युत्क्रम रूपांतरण समीकरण से टी बराबर अल्फा टी डैश प्लस वी एक्स डैश बाई सी स्क्वायर। ठीक है,
और इसके दो घटनाओं के लिए समय और ये मान फिर आपने ज्ञात कर लिया। फिर बता रहा हूँ यहाँ ये वाला आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, ये क्यों काम में ले लिया इसमें व्युत्क्रम रूपांतरण, क्योंकि एक्स डेज की जो स्थिति है वो इसके अंदर समान प्राप्त होती है तो कैंसिल हो जाएगी, उसमें इसके अंदर कैंसिल नहीं होगी वो, इसलिए हमने ये वाले जो मान है वो काम में लिया है। ठीक, तो ये आपने पढ़ा कालवर्धी के बारे में। अब कालवर्धी का प्रायोगिक सत्यापन। प्रायोगिक सत्यापन क्या है भाई? कालवर्धी का प्रायोगिक सत्यापन पाई मेसोन के लिए प्राप्त हुआ। पाई मेसोन ये नाम कहाँ से आ गया? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो सुने थे, मेसोन कहाँ से आ गए? डाउट होगा ना? चलो वो भी बताएंगे आपको। मेसोन कहाँ से आ गए? एक होते त्वरित्र, त्वरण का नाम सुना है आपने। त्वरित्र यानी क्या करते हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा वेग दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने एक नाम सुना होगा प्रोटॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो किसके अंदर पाए जाते हैं आपकी, एक रहता है नाभिक, उसके चारों तरफ रहती है उसकी वृत्ताकार कक्षाएं। तो ये नाभिक और इसके चारों तरफ कौन गति करते हैं? इलेक्ट्रॉन है वो गति करते रहते हैं। इस प्रकार से अपन देखते हैं ये गति करते हैं। ठीक है, अब इस नाभिक के भीतर क्या है, तो यहाँ पर अपन कहते हैं एक तो न्यूट्रॉन और एक क्या होते हैं, प्रोटॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन अनावेशित और प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन के विपरीत आवेश होता है, ऐसा हम मानकर चलते हैं। ठीक, थ्योरी है, बेसिक सिद्धांत है। अब इसमें प्रोटॉन जो रहते हैं वो क्या है, बहुत छोटे पार्टिकल है। पहले से आपका जो नाभिक है वो कितना, ये वाला कितना फर्मी कोटि का होता है, तो उससे भी कम उसके अंदर रह रहे हैं आराम से, तो इनका मान क्या होगा, कम होगा। अब इसमें जो ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन इनको त्वरित किया जाए, ठीक है ना, त्वरित्र के द्वारा त्वरित किया जाए, यानी 10,000 वोल्ट या इसके आसपास बहुत ज़्यादा वोल्टेज सप्लाई देकर इनको त्वरित किया जाता है, इनकी गति बढ़ाई जाती है। फिर क्या करते हैं, इनकी टक्कर करवाई जाती है। तो आपने सुना होगा अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग है ना, और एक अभी अभी हुआ था, गोल्ड पार्टिकल खोजा था उन्होंने। तो इसमें क्या करते हैं, ये छोटे पार्टिकल्स रहते हैं, उनको त्वरित करके यानी इनकी गति को बहुत ज़्यादा बढ़ाकर फिर किसी पर टक्कर करवाते हैं, और इस टक्कर के कारण क्या होता है, ये और पार्टिकल्स में विभक्त हो जाते हैं। और ओल्ड पार्टिकल कौन कौन से विभक्त हो जाते हैं, तो इसके अंदर नाम आता है इसका मेसोन का, न्यूट्रिनो का। तो मेसोन कण वहाँ से प्राप्त होते हैं, यानी प्रोटॉन जो रहते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आपके मेसोन कणों के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये जो मेसोन कण होते हैं इनकी अर्धायु सुनी होगी आपने, कि जितने मान लीजिए मेरे पास में प्रारंभ में कितने 10 और 5 जब तक रह जाए तो इतना समय है, ये क्या कहलाती है, इसकी अर्ध आयु कहलाती है। ठीक है, फिर इसका 2.5 रह जाए तो इतना समय लगा, तो इतना का इतना इसमें लगना चाहिए। ध्यान में आ गया? तो ये जब मापी गई प्रयोगशाला के अंदर तो ये देखा गया कि जितने समय में अर्धायु में, यानी यहाँ पर 50% जो मिल रहा था, प्रैक्टिकली जब इनको मापा गया तो यहाँ 50% न मिलकर हम कितना मिला, 60%। और उसके बाद में जब जितने समय बाद में ये 2% हो जाने चाहिए थे, वास्तव में यहाँ कितने मिले, 30% मिले। यानी डिफरेंस कितना आ गया, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया। तो ये जो डिफरेंस है वो किसके द्वारा मापा गया, तो इसका प्रूव किसने किया कि भाई ये ऐसा नहीं होता, तो ये प्रूव किया अपने कालवर्धी। ठीक है ना, क्योंकि कण का वेग क्या हो गया, कण है वो प्रकाश के वेग से गति करने लग गया, यानी इनका वेग बहुत ज़्यादा हो गया। तो उन्होंने वहाँ पर कालवर्धी से ये सत्यापित किया, और कालवर्धी से जो समय इनका मापा गया वो लगभग इसके बराबर था। ठीक है ना, यानी इनकी जो संख्या थी, यानी ये 60% है, तो कालवर्धी के द्वारा जो मापा गया वो 60% मिला, और यहाँ पर कितना मिला, 30% मिला। ठीक है ना, ये एक निश्चित टाइम के बाद में है, मैंने टाइम वगैरह शो नहीं किया आपको, सिंपल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये क्या कहलाते हैं, आपके कालवर्धी। तो ये मैंने पढ़ाया कालवर्धी का प्रायोगिक सत्यापन। ठीक है, तो इतना आपको पढ़ना है। इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स हैं वो भी आप कर लेंगे, 1-2 न्यूमेरिकल है वो अपन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। थैंक यू।